हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऊष्मा बजट के बारे में। तो सूर्य का जो ऊष्मा बजट है वो किस प्रकार से पृथ्वी पर आता है और किस प्रकार से पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे दीर्घ तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में वापस जाती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है ऊष्मा बजट। तो ये है जैसे सूर्य की जो किरणें होती है वो जब सीधी आती है पृथ्वी के ऊपर तो उसको हम कहते हैं लघु तरंगें। सूर्य की किरणों को हम कहेंगे लघु तरंगें या उसको प्रत्यक्ष तरंगें भी कह सकते हैं। पर जो पृथ्वी के ऊपर जो किरणें आ जाती है और रात्रि काल में जब पृथ्वी अपनी किरणों को वापस छोड़ देता है अंतरिक्ष में तो उनको कहेंगे हम पार्थिव विकिरण, या फिर पार्थिव के अलावा हम उसको अप्रत्यक्ष तरंग भी कह सकते हैं। तो पार्थिव या अप्रत्यक्ष या उसको दीर्घ तरंग भी कह सकते हैं। अब सूर्य की किरणों को लघु तरंगें क्यों कहते हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्य सबसे ज़्यादा गर्म जो है आग का गोला है, बहुत तेज़ जो है इसके अंदर अग्नि है, इसके अंदर इतना वो उष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो पर इसकी जो तरंगें हैं वो लघु कैसे हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जो भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उतनी ही वो विकिरणों को लघु तरंगों के रूप में निकालेगा। जितना भी कोई भी चीज़ पदार्थ है वो जितनी ज़्यादा गर्म होएगी उतना ही वो उसके अंदर जो तरंगे निकालेगा वो उसमें से तरंगें लघु तरंगों के रूप में निकलेगी। और जैसे उसकी बजाय पृथ्वी क्या है, ठंडी है, तो पृथ्वी से जो भी विकिरण निकलेगी वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलेगी। तो वो तरंगे कैसी होगी? दीर्घ तरंगे होगी। तो सबसे पहले सूर्य से जो प्रकाश मिलता है पृथ्वी को, तो वो पृथ्वी पर आने से पहले कितना आता है? टोटल आता है 100%। तो सूर्य की विकिरणों से जो ऊर्जा आती है वो आती है टोटल 100%। अगर हम 100% को लेकर चलें, फिर उसको ऊष्मा बजट को हम जानें कि कितना जो है वायुमंडल के द्वारा खर्च होता है, कितना पृथ्वी के द्वारा खर्च होता है, वो ऊर्जा कैसे उसमें डिवाइड होती है और पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है, ये सब हमें बातें जाननी होगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि सूर्य की जो विकिरण है उसका 100% भाग पृथ्वी की तरफ से आने की कोशिश करता है। लघु तरंगों के रूप में हमें 100% प्राप्त होता है। तो जैसे ही 100% आएगा तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में उसमें से जो है धरातल के पास आएगा। तो उस धरातल के पास आने से पहले जो है उस पर हमें उसको बीच में मिलेगी हिम परतें। हिम जो है गलनशील हिम मिलेगी। गलनशील हिम का मतलब है जी कि बहुत ही वाइट कलर की जो साफ़ सुथरी जो बर्फ़ है, जमी हुई बर्फ़, वो एक हिम परत है। तो हिम आवरण जब उसके सीध में आएगा तो वो उससे टकराएगी और वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो इस तरह से 27% जो है बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। भाई बादल जो है, वाइट जो बादल होते हैं, उनसे भी कुछ सतह से टकराएगी और टकराने के बाद उससे 27% है ना वो वापस परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी परत से कोई प्रकाश की किरण जैसे टकराएगी और उसके वापस टकरा कर वापस उसी जगह पर वापस चली जाएगी। अर्थात उस जो वस्तु है या जो भी बादल था या कुछ भी था उसके अंदर अवशोषण नहीं करना और उसके द्वारा वापस ही उसको छोड़ देना, क्योंकि वो परत चिकनी है या उसके अंदर सफ़ेदपन है, यानी वो वाइट है, या फिर उसका क्या है, उसके अंदर अवशोषण करने की क्षमता नहीं है। तो वो क्या चीज़ होती है? वो परावर्तन होता है। तो परावर्तन का दूसरा नाम शिवार्त भी कह सकते हैं, उसको धवलता भी कह सकते हैं। परावर्तन जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी किरण का आना और वापस उसी जगह पर चले जाना, तो वो क्या होता है? परावर्तन होता है। तो पृथ्वी का परावर्तन एवरेज पूछा जाए कि कितना होता है, तो वो होता है 35%। पृथ्वी का परावर्तन होता है 35%। याद रखेंगे, जब भी सूर्य की किरणें आती है लघु तरंगों के रूप में तो उसमें से 27% तो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है और 2% है वो उसमें धूलकणों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। और उसके अलावा जो है 6% जो है वो अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाती है। किस तरह से? वो है गलनशील हिम के द्वारा। तो इस प्रकार जो है 35% का परावर्तन कर दिया। 100 में से 35 जाने के बाद बच जाती है उसके पास 65% विकिरण वाली ऊर्जा। तो 65% जब ऊर्जा सूर्य की अब मिल रही है, बच रही है, तो उस 65% ऊर्जा में से जब वो वायुमंडल से होकर गुजरेगी, बीच में आएगा वायुमंडल, तो वायुमंडल से होकर जब गुजरेगी तो उसके गुजरने से बीच में जो है
वायुमंडल के अंदर ओजोन भी होगी, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प भी होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होगी और कुछ नाइट्रोजन की मात्रा, कुछ धूलकण भी उसमें पाए जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे इसमें पदार्थ पाए जाएंगे। तो उनके द्वारा 65 में से 14% अवशोषण कर लिया जाता है। तो 65 में से 14% वायुमंडल ने भी अपने ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा 14% अवशोषण कर लिया गया। 65 में से 14 का अवशोषण कर लिया गया। अवशोषण यानी कि अपने अंदर सोख लेना, अपने अंदर ही समा लेना। तो अवशोषण कर लिया। तो फिर 65 में से 14 जाने पर आता है, बचता है 51%। अब 51% जो बच गया है वो जो है विकिरणित होकर कहाँ पर जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से जो जाएगा वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो पृथ्वी को प्राप्त होगा 51% प्रत्यक्ष ऊर्जा। तो 51% अब जो ऊर्जा है वो पृथ्वी को मिल गई है। पूरे दिन में पृथ्वी ने इतनी सारी ऊर्जा ग्रहण कर ली है, अवशोषण कर लिया है। अब उसके बाद रात्रि के समय जब ये पृथ्वी है ना अपनी दीर्घ तरंगे वापस छोड़ती है अंतरिक्ष में, तो जब ये वापस छोड़ती है उसमें से हम उसका 2 भाग करेंगे। पहले करेंगे 34 और एक करेंगे 17। तो 34% और 17 में से आप ये ध्यान रखना है कि 17% जो किरणें हैं वो सीधी की सीधी ही अंतरिक्ष के अंदर जो है परावर्तित कर दी जाती है। यानी अंतरिक्ष में वो सीधी निकाल देगी, विकिरणों के रूप में प्रकीर्णित कर देती है। कितनी कर देती है? 17%। 17% वो किरणें हैं जो कि बीच में वायुमंडल में कहीं पर भी नहीं टकराएगी, वायुमंडल में कहीं भी रुकी भी नहीं रुकेगी, बस सीधा का सीधा अंतरिक्ष में निकल जाएगी। अब बच गई है पीछे 51 में से 17 जाने के बाद बचता है 34%। अब वो 34% जब जाएगी अंतरिक्ष में तो उससे पहले उसको बीच में मिलेगा वायुमंडल। जैसे आने वाले टाइम में उसको वायुमंडल मिला था, 14 रखा था वायुमंडल ने। अब जाते टाइम दीर्घ तरंगे जब वापस जा रही है तो उस टाइम उसको फिर वायुमंडल मिलेगा। तो 34 जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। अब ये 34 वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि सूर्य से आने वाली तरंगों से तो 14% अवशोषण करता है वायुमंडल, और पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों से 34% जो है वायुमंडल ग्रहण करता है, यानी अवशोषण करता है। अर्थात वायुमंडल किससे ज़्यादा गर्म होगा? तो वायुमंडल गर्म होगा पार्थिव विकिरणों से, यानी दीर्घ तरंगों से जो है वायुमंडल ज़्यादा गर्म होगा। सूर्य से तो कम होगा क्योंकि 14% ही उसने अवशोषण किया, तो इसलिए कम गर्म हुआ ना। तो 34 ज़्यादा, इसलिए 34% से वो ज़्यादा गर्म हुआ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा किससे गर्म होता है, सूर्य की तरंगों से या फिर पृथ्वी की तरंगों से, तो हमें ध्यान रखना है पृथ्वी वाली तरंगों से, यानी कि पार्थिव तरंगों से या दीर्घ तरंगों से जो है वायुमंडल सबसे पहले गर्म होता है या ज़्यादा गर्म होता है। और वायुमंडल भी जब गर्म होता है तो वायुमंडल की निचली जो परत होती है वो सबसे पहले गर्म होगी, फिर धीरे धीरे करते करते ऊर्जा के कण आगे वाले में चले जाएंगे। तो इस तरह से पूरा ऊपर तक वायुमंडल गर्म होता जाएगा। अगर पृथ्वी का पूछा जाए कि पृथ्वी सबसे ज़्यादा किससे गर्म होती है, तो पृथ्वी तो सूर्य की किरणों से गर्म होती है। वायुमंडल किससे गर्म होता है? तो वो होता है पार्थिव विकिरणों से। तो इस तरह से ऊष्मा बजट है। 14 और 34 को जोड़ेंगे तब हो जाता है 48। तो इसका मतलब है अगर हमें कुल पूछा जाए कि वायुमंडल की कुल अवशोषण क्षमता कितनी है, तो वो होगा 48%। 34 और 14 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 48। तो 48 जो है % वो अवशोषण करता है। अब एक बात और, वो ये कि 34% जब ये इसके अंदर वायुमंडल में गई थी ऊर्जा, उस वायुमंडल में 34% को वायुमंडल जब रखता है पहले, तो उसके 3 पार्ट करता है। एक तो है कि 9% तो है इसमें से जाएगी संवहन के द्वारा जाएगा 9% ऊर्जा, यानी जो 34 है वो सीधी पूरी नहीं जा रही है, 34 के 3 पार्ट होके जाएंगे। एक तो मेरा रखना 9% तो संवहन के द्वारा, 19% जो है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा, और फिर 19 और 9 जोड़ लेंगे, उसके बाद जितना बचेगा वो 23 होगा। तो 23 जो है वो कितना है? पृथ्वी के विकिरण से। ये जो 23 बचा है वो किस तरह से बचा है? वो 34 में से नहीं है। जैसे 19 और 19 जो है वो तो संवहन के द्वारा गई थी, और 19% थी वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा उसके अंदर वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर ली गई थी। अब ये जोड़ेंगे इसको दोनों को तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो 28 है। अब 34 में से 28 जाने पर कितना बचता है? तो 6 बचता है।
और 6 जो बचेगा वो पृथ्वी की विकिरण से जाएगा उसके अंदर अवशोषण होने के लिए, तो अवशोषण होगा। तो हमने जो 23 देखा था वो कैसा था, वो था जो 17% हमने पहले अंतरिक्ष में विकिरण की थी ऊर्जा को, यानी कि पृथ्वी से निकल के जो ऊर्जा सीधी निकल रही थी अंतरिक्ष में, तो उस 17 को और 6 को जोड़ेंगे तब 23 उत्तर आएगा। पर उस 17 को आप अलग याद रखेंगे क्योंकि वो अंतरिक्ष के अंदर सीधा विकिरणित कर दी गई है। तो इस तरह से 6, 19 और 9 ये 3 आंकड़े याद रखेंगे। 6, 9 और 19 3 टाइप में अलग अलग होकर ये जो है 34% ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी से निकलने वाली वायुमंडल के द्वारा अवशोषण की जाती है। तो 6% पृथ्वी की विकिरण से, 9% संवहन के द्वारा, 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा। इस प्रकार ये जो किरणें 34% वायुमंडल ने अवशोषण कर ली है, उसके बाद अवशोषण करने के बाद ये जो है पृथ्वी के अंदर वापस जो है वायुमंडल से वापस इसको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। यानी जो उसके पास 14 थी पहले से रखी हुई और उसके पास 34 भी आते वक्त रख ली थी उसने, इस प्रकार 48% ऊर्जा जब उसके पास बच जाती है उसको भी वो वायुमंडल जो है अपने यहाँ से निकाल कर अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। तो इस प्रकार पृथ्वी का 100% ऊर्जा आई और 100% ऊर्जा वापस चली गई, यानी कि किरणों का जो है ऊष्मा का जो बजट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, वैसे ही सामान्य बना रहा। क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है उसको एवरेज बनाने के लिए, मान लीजिए वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है, तो उस तापमान को बराबर बनाने के लिए ये जो ऊष्मा बजट काम में लिया जाता है। और उस ऊष्मा बजट का 100% हिस्सा हमारे पृथ्वी तक आया, उसका चाहे वो परावर्तन हुआ, फिर बीच में अवशोषण भी हुआ, इस प्रकार विकिरण भी हुआ, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं हुई, जाते टाइम फिर दीर्घ तरंगों के रूप में वापस चला गया। सेम वैसे ही विकिरण होता है, कभी अवशोषण होता है, कभी संवहन होता है। ऐसे करके वो सारी की सारी किरणें रात को पृथ्वी अपने से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार पूरी की पूरी पृथ्वी वापस ठंडी हो जाती है। तभी तो मध्य रात्रि के बाद अपनी जो है ये पृथ्वी जो है वो ठंडी हो जाती है, हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पृथ्वी का ऊष्मा का जो सूर्य का ऊष्मा बजट है इस तरह से 100% आता है और 100% वापस चला जाता है। तो इस प्रकार ये ऊष्मा बजट जो है बिल्कुल सम बना रहता है। इस तरह से हमें ऊष्मा को बजट को पढ़ना है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे भी दीर्घ तरंगे कौन सी है, लघु तरंगे कौन सी है। पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, लघु तरंगे जो सूर्य से आने वाली होती है उसको लघु तरंगे कहते हैं और ये प्रत्यक्ष तरंगे भी कहलाती है। जबकि दीर्घ तरंगे कौन सी होती है उसको पार्थिव तरंगे भी कहते हैं, यानी पृथ्वी वाली निकलने वाली तरंगे। तो ये जो होती है इसको अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहते हैं। अब इसको याद रखने के लिए ये है कि जैसे लघु तरंगे जो प्रत्यक्ष थी ना, सौर विकिरण वाले सूर्य की विकिरणों को तो हम दिन में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, तो वो तो एक तरीके की हो गई है प्रत्यक्ष। लेकिन मध्य रात्रि के बाद यानी रात होने के बाद में हम सो जाते हैं और उसके बाद पृथ्वी अपनी तरंगे बाहर निकालती है और अंतरिक्ष में भेज देती है, तो हम उसको देखते नहीं है ना, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष है हमारे लिए। वो क्या चीज़ है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, हम उस किरणों को निकलते हुए कभी देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार याद रखना है कि पार्थिव विकिरण तो होती है अप्रत्यक्ष, जबकि लघु तरंगे जो होती है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है। इस प्रकार जो है ऊष्मा बजट का टॉपिक है। इसको आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।